नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। 23 की तकरार, किसकी सरकार? जी, हम बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं। 23 की तकरार, किसकी सरकार? दिग्गजों को मैदान में उतारकर बीजेपी ने बड़ी ही चतुराई के साथ चेहरों की लड़ाई और एंटी इनकम्बेंसी को सतह पर ला दिया है। बीजेपी ये दांव चलकर कांग्रेस को तो उलझाने की कोशिश कर ही रही है, पार्टी के अंदर की उन आवाजों को भी वो खामोश कर चुकी है जो विद इन द पार्टी परेशानी बन सकती थी। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि युद्ध और प्रेम में सब जायज है। अब इसमें चुनाव को भी जोड़ा जा सकता है। अगर चुनाव को युद्ध मान लिया जाए तो बीजेपी से बेहतर प्रबंधन फिलहाल कोई और करता नहीं दिखता। बीजेपी की दूसरी सूची में जिस तरह से दिग्गजों को जगह मिली वो सियासी पंडितों को चौंकाने वाला तो रहा। इससे बीजेपी ने दिग्गजों को मैदान में उतारकर चेहरों की लड़ाई की तरफ बढ़ रहे चुनावी गुब्बारे की हवा निकाल दी। बड़ी चतुराई से बीजेपी ने इलेक्शन को मल्टी फेज की तरफ मोड़ दिया है। इसके साथ ही इस कदम से उसने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी खत्म करने की कोशिश की है। चुनावी चातुर्य दिखाते हुए बीजेपी ने दिग्गजों को तो महाभारत में चिड़िया की आंख दिखाकर युद्ध में उतारा ही, अपने इस सियासी दांव से उसने कांग्रेस को भी उलझाने की कोशिश की है। अब कांग्रेस उन चेहरों को टारगेट करने की तरफ मुड़ती दिख रही है जो बीजेपी की तरफ से मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के इस कदम को उसकी छटपटाहट और बेचैनी करार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी संगठन पद्धति पर काम करता है, ये भाजपा में ही हो सकता है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं ने जो प्रत्याशी घोषित किए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय, हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ इन जो सीटें डिक्लेयर हुई हैं उनमें और आने वाले समय में हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजयश्री हासिल करेंगे। मैं तो पुनः कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं कि कार्यकर्ताओं ने एक अपने अनुशासन, अपने पद्धति का परिचय देते हुए आज मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लिस्ट आई है कल भाजपा की दूसरी, उसमें 7 सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। दिग्गजों पर दांव लगाकर बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं को भी कांग्रेस के सीधे हमले से बचाने का काम किया है। इसके साथ ही पार्टी के अंदर उठ रही विरोध की आवाजों को भी खामोश करने की कारगर रणनीति भी अपनाई है। एक तीर से कई निशाने साधने के लिए जाने जाने वाली बीजेपी ने दूसरी लिस्ट से भी यही किया है। बीजेपी की ये चुनावी नीति सफलता की गारंटी भले न मानी जा रही हो, लेकिन इस चुनावी चाल में बीजेपी को कांग्रेस से मिल रही टक्कर में थोड़ा एडवांटेज तो जरूर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश की चुनावी महाभारत जीतने के लिए बीजेपी ने इस बार पीएम मोदी का चेहरा सामने रखा है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर पीएम ग्वालियर चंबल क्षेत्र को कई सौगातें देने वाले हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी ने मोदी मैजिक के सहारे चंबल फतेह का प्लान तैयार कर लिया है। ग्वालियर चंबल में बीजेपी को मोदी से उम्मीद, मोदी मैजिक दिलाएगा बीजेपी को चुनावी जीत। बीजेपी के विनिंग मेगा प्लान पर कांग्रेस का वार। मध्य प्रदेश में चुनावी वैतरणी पार करने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने पीएम का चेहरा सामने रखा है। पीएम मोदी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। विंध्य, बुंदेलखंड और मध्य के बाद अब मोदी की हुंकार ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सुनाई देगी। मतलब साफ है कि बीजेपी अब मोदी मैजिक के सहारे ग्वालियर चंबल फतेह करने की कोशिश कर रही है। चंबल में चलेगा मोदी मैजिक। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन ग्वालियर में मोदी। गांधी जयंती पर स्वच्छता का संदेश देंगे पीएम। मेला ग्राउंड पर होगी पीएम मोदी की सभा। पीएम के दौरे से ग्वालियर चंबल को मिलेंगी कई सौगातें। कई बड़े प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे मोदी। लाडली बहना गैस योजना की राशि भी जारी करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री के दौरे से बीजेपी में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम के आने से ग्वालियर चंबल में कमल खिलेगा, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि मोदी शाह को स्टेट लीडरशिप पर भरोसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने कमान संभाल रखी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव ये चाहती है कि हमें अधिकतर
माननीय मोदी जी की सभाएं मिल सकें, क्योंकि जो उनके कामों के प्रति उत्साह है जनता में, वो निश्चित ही हमारी 51% वोट शेयर की राह प्रशस्त करेगा। हमारे निरंतर उनसे प्रस्तावित दौरे और रैलियों का आग्रह रहता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा हम सबको आशीर्वाद उन रैलियों में प्रदान करेंगे, हमारे लिए और गौरव बढ़ेगा। उनकी घबराहट है, बेचैनी है, इसी का नतीजा है कि मोदी, अमित शाह और मध्य प्रदेश के उनका नेतृत्व तो विश्वास ही नहीं रहा। सब मोदी ने संभाल लिया और वहाँ के नेताओं ने संभाल लिया। ग्वालियर चंबल के बाद 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का जबलपुर दौरा संभावित है। कुल मिलाकर बीजेपी जीत से कम मध्य प्रदेश में किसी चीज से राजी नहीं है, तभी तो हर क्षेत्र में मोदी पहुंच रहे हैं। मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी कितनी जीत हासिल करेगी, ये तो नतीजे ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बीजेपी का खेल निराला है। जो टिकट देने वाले थे वही अब चुनाव लड़ने वाले हैं। प्रत्याशियों की दूसरी सूची आई तो कहानी कुछ ऐसी निकलकर सामने आई। जिन दिग्गजों के सामने लोग टिकट की सिफारिशों के लिए जा रहे थे, वही सूची की शोभा बढ़ा रहे। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था टिकट मिलने के बाद ऐसे बयान भी सामने आए, लेकिन संगठन ने आखिरकार सबको मना ही लिया और अब नेता अपने काम पर जुटते हुए भी नजर आने लगे हैं। वहीं कांग्रेस अपने तरीके से इन सबको देख रही है। मैं खुश नहीं हूँ। यह इंदौर के विधानसभा नंबर 1 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय। सूची में नाम आया तो पहली प्रतिक्रिया यही आई और अब ये भी बताया कि वो इसके लिए मानसिक रूप से तैयार भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से चुनाव लड़ा रहा हूँ और ये माइंडसेट तो नहीं था कि अब गली गली घूमकर वोट मांगूं। मैंने तो कहा कि जीतने के लिए मैं आया हूँ। उन्होंने कहा कि 1 लाख का लक्ष्य है और हम 1 लाख से जिताएंगे। ये कार्यकर्ताओं का लक्ष्य, मेरे द्वारा लक्ष्य नहीं दिया गया है। हाँ, मतलब एक माइंडसेट नहीं था चुनाव लड़ने का। ये बात सही है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अब ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं पिछले 10 साल से चल रहा हूँ, वहाँ चुनाव लड़ाने के लिए जा रहा हूँ, प्रचार के लिए जा रहा हूँ। और 10 साल में एकदम ऐसा माइंडसेट बन गया था कि अब जाकर गली गली घूमूं और वोट मांगू, ऐसा मतलब माइंडसेट नहीं था। और पार्टी की इच्छा है, पार्टी ने जो आदेश दिया उसका पालन करूँ। तो आपने कार्यकर्ताओं से अनुमति मांगी है बाहर जाने की भी? कम से कम 80-90 सीटें हैं जहां मुझे पार्टी की ओर से जवाबदारी दी जाएगी, दी हुई है। मतलब मैं पहले से भी जा रहा हूं और अभी भी जा रहा हूं, जाऊंगा। इसीलिए कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि भाई मेरे पास अभी समय कम है, अभी तो आपको चुनाव लड़ना, मुझे सरकार बनानी, दोनों काम करना है। आपको मुझे जिताना है और मुझे सरकार बनानी है। लगभग 160 के आसपास सीट आएगी। कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद सियासी गलियारों में सवाल उठे तो संगठन के मुखिया वीडी शर्मा ने मोर्चा संभाला और कहा कि कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ने से मना नहीं कर रहे हैं, वो तो सरकार बनाने की तैयारी में लगे हैं। नहीं, कैलाश जी ने ये नहीं कहा। कैलाश जी ने कहा कि मैं तो काम में लगा था, मेरे मन के था कि ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनानी है और सरकार बनाने के लिए दिन रात एक करना है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता सर। और देखिए, संगठन में हमारा नेतृत्व जो निर्णय देता है या जो काम देता है, वो सोच समझ करके संगठन निर्णय करता है। संगठन का निर्णय सर्वधार्य है और इसको सभी स्वीकार करते हैं। बीजेपी जहां समीकरण बैठाने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस इस पूरे एपिसोड पर चुपचाप नजर बनाए हुए है। अपने तरीके से इस पूरी कवायद पर निशाना भी साध रही है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का कहना है कि बीजेपी ने ऐसे नेताओं को चुनाव में उतार दिया जो चुनाव लड़ना भी भूल चुके हैं। इस दूसरी सूची में इन्होंने अपने तमाम बड़े योद्धाओं को, जो विधानसभा का चुनाव भूल चुके थे और जो आज बहुत सम्मानित और वरिष्ठ लोग हैं, उनको विधानसभा की चुनाव के लिए ले आए। उनको तो विचारों को यही समझ नहीं आ रहा कि हम किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे, बिकॉज वो आज उससे बहुत ऊंचे ऊपर जा चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये वो नाम हैं जो शायद इस चुनावी महाभारत में उतरने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पार्टी का आदेश मिलते ही अब सभी अपने काम में जुट चुके हैं। सियासत भी जारी है, लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति से काम कर रही है और आगे बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए एक बार फिर से हम रुक करेंगे राजनीतिक खबरों का। मध्य प्रदेश बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला, उन्होंने अब विरोध भी शुरू कर दिया है। सीधी विधानसभा से
केदारनाथ शुक्ल का टिकट कट गया है, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने षड्यंत्र करके मेरा टिकट कटवा दिया। उन्होंने रिद्धि पाठक को सबसे कमजोर उम्मीदवार बताते हुए कहा कि वो 2 अक्टूबर को राजनीतिक डिसीजन लेंगे। षड्यंत्र की सफलता के रूप में लेता हूं कि कोई न कोई षड्यंत्र हुआ और कोई न कोई किन्हीं अन्य परिस्थितियों से प्रभावित होकर के, अन्य कारणों से प्रभावित होकर के मेरा टिकट काटा गया है। छत्तीसगढ़ में विकास को लेकर एक बार फिर से सियासत छिड़ गई और सियासत का अखाड़ा बनी राजधानी रायपुर। 5 साल में कांग्रेस 15 साल से ज्यादा विकास की बात कह रही है। वहीं बीजेपी ये दावा कर रही कि कांग्रेस सिर्फ बीजेपी के विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। राजधानी पर छिड़ी सियासत चुनावी साल में क्या असर डालेगी और क्या विकास कार्य के प्रोजेक्ट भूमि पूजन से आगे बढ़ पाएंगे? चुनावी साल में विकास और 15 साल बनाम 5 साल का मुद्दा फिर गरमाने लगा है और एक बार फिर राजधानी रायपुर का शारदा चौक सियासत का चौराहा बन चुका है। आचार संहिता लगने से पहले कांग्रेस विकास कार्यों की सौगात दे रही है। सीएम भूपेश ने राजधानी रायपुर को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए शारदा चौक चौड़ीकरण प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया, तो साथ ही ये दावा भी किया कि 5 साल में कांग्रेस ने 15 साल की रमन सरकार से ज्यादा विकास करके दिखाया है। पिछले 3 महीने में 36,000 करोड़ के सौगात पूरी छत्तीसगढ़ वासियों को दिया गया। इतनी बड़ी राशि इसके पहले कभी लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास का नहीं हुआ था, जो संपन्न हुआ। तो अधोसंरचना निर्माण में जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाते थे, उन्हें चुनौती है कि हमारे कार्यकाल में जितने विकास का कार्य हुए हैं उसकी तुलना अपने 15 साल के कार्यकाल से कर सकते हैं। विकास को लेकर मुद्दा गरमाया तो बीजेपी से भी जोरदार पलटवार आया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने 5 साल में कुछ नया नहीं किया, कांग्रेस सिर्फ बीजेपी की लाइन को आगे बढ़ा रही है। पूर्व मंत्री का ये भी कहना है कि कांग्रेस और सीएम सिर्फ चुनावी स्टंट कर रहे हैं। ये राजधानी रायपुर शहर आपकी अपनी राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। आपने सिर्फ ठगने का काम किया। आप वाई फ्लाईओवर की बातचीत कर रहे हैं तेलीबांदा से, वो भारतीय जनता पार्टी 2017 के अंदर उसकी प्लानिंग डिजाइनिंग करके रखी थी। पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर उसकी ऑलरेडी बजट के अंदर प्रावधान था। तब से लेकर के आज तक 5 साल में उसमें आप निर्णय नहीं कर पाए। एक्सप्रेस वे बंद करके रखा लेकिन जनता के लिए खोल नहीं पाए, लोकार्पण नहीं कर पाए, पौने 5 साल में डिसीजन नहीं कर पाए। उसमें गड़बड़ी क्या थी? सिर्फ चुनाव के समय आप इसकी घोषणा करके खाली शिलालेख लगाना चाहते हैं। रायपुर की जनता जानती है चुनावी घोषणा है। जाहिर है राजधानी में विकास को लेकर लंबे अरसे से सियासत गरमाती आई है और चुनावी साल में एक बार फिर मुद्दे ने तूल पकड़ा है। अब देखना होगा कि चुनावी साल में विकास होता है या एक बार फिर मुद्दे सियासी चक्रव्यूह में उलझकर रह जाते हैं। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले एक बार फिर से सनातन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी लगातार विपक्षी गठबंधन पर निशाना साध रही है और उसे सनातन विरोधी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो इसी बीच रायपुर पहुंचे सांसद मनोज तिवारी के बयान सनातन पर सुलग रही सियासत को और हवा दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सनातन पर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। सनातन के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की सियासत में उस वक्त उबाल आ गया जब परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए दिल्ली सांसद मनोज तिवारी रायपुर पहुंचे और इसी दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कह दिया कि इंडिया गठबंधन सनातन को खत्म करने की नीयत से ही आया है। अकेले मनोज तिवारी ही नहीं, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेता सनातन को लेकर इंडिया गठबंधन को घेर चुके हैं और जब छत्तीसगढ़ की धरती से मनोज तिवारी ने निशाना साधा तो पलटवार भी उसी अंदाज में सामने आया। इंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करने की नीयत से आया है। इंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करने की नीयत से आया है। सनातन ये लड़ाई अब जनता लड़ेगी। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला और कहा कि मनोज तिवारी नहीं जानते कि सनातन क्या है। साथ ही सवाल भी पूछ लिया कि क्या बीजेपी के लोग सनातन के अनुरूप काम करते हैं। पहले बताया कि सनातन है क्या, जानता है वो?
मैं विभिन्न टेलीविजन के इंटरव्यू में वो बात मैंने कहा है, सनातन है क्या और उसके अनुरूप ये लोग आचरण कर रहे हैं क्या। सनातन में गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु ही शिष्य को सिखाता है। जितने उपनिषद है उसमें आप देख लें, वेदों में देखें, यदि आप महाभारत में भी कहें, यदि अर्जुन सवाल नहीं पूछते, प्रश्न नहीं करते, तो गीता जैसे महान ग्रंथ हमको नहीं मिलता। लेकिन आज हमारे जो विश्व गुरु हैं वो सवालों से कतराते हैं, प्रश्नों से घबराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोई प्रश्न पूछ दे तो पलायन कर जाते हैं और फिर आरोप लगाते हैं ये धर्म विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है। इस प्रकार से सर्टिफिकेट भी बांटते हैं। सनातन का मुद्दा भावनाओं से जुड़ा है, लिहाजा बीजेपी इसे छोड़ना नहीं चाहती। विधानसभा चुनाव में तो ये मुद्दा गूंजेगा ही, इसकी धमक लोकसभा चुनाव तक भी सुनाई देती रहेगी। हालांकि इसका कितना फायदा किसे मिलेगा ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और अब बात कांग्रेस अध्यक्ष के छत्तीसगढ़ दौरे की। 28 सितंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं छत्तीसगढ़। बालोदाबाजार में भरोसे के सम्मेलन में वो शामिल होंगे। एक महीने में दूसरी बार मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने भी इस दौरे पर तंज कसा है और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं खड़गे जी अच्छे इंसान हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन रबर स्टैंप बनकर रह गए। ओपी चौधरी कह रहे हैं जनता से कांग्रेस ने वादा खिलाफ भी की, प्रदेश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, तो साफ तौर पर तंज कसते हुए नजर आए। खड़गे जी बड़े वयोवृद्ध अच्छे इंसान, अच्छे नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के कल्चर के अनुसार वो गांधी परिवार के रबर स्टैंप निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन मन बना चुकी है कि कांग्रेस को सबक सिखाएगी। चाहे खड़गे जी आए, चाहे सोनिया जी आए, चाहे राहुल जी आए, चाहे प्रियंका जी आए, जिस तरह से वादा खिलाफी और माफिया राज छत्तीसगढ़ में स्थापित किया है कांग्रेस ने, छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन माफ नहीं करेगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी के दिग्गजों के भी बैक टू बैक दौरे हैं। चुनाव से पहले पीएम मोदी और अमित शाह का दौरा है। 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन में पीएम मोदी शामिल होंगे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 सितंबर को रायपुर आएंगे। बीजेपी कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक लेंगे, प्रत्याशियों के नामों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। नजदीक है और माननीय अमित शाह जी लगातार छत्तीसगढ़ के कई बैठकों में रहे हैं और उन्होंने कई बार जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों का क्या अनुपालन हुआ और चुनाव में भी हमेशा उनकी रणनीति का असर हर राज्यों में देखने को मिला है। तो निश्चित रूप से हर प्रवास से कुछ नई चीजें को हम लोग अपने चुनावी रणनीति में जोड़ने में सफल होते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर तंज कसा है। वो कह रहे हैं कि पहले रात को आते थे, अब दिन में आ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के साथ सहानुभूति है मेरी, बीजेपी के नेताओं को खूब डांट पड़ती है। अभी तक 3 बार तो रात में आए थे, अब दिन में आए और कितने बार उनके कार्यक्रम कैंसिल हुए हैं और आते हैं तो मुझे तो थोड़ी सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खूब डांट पड़ती है, ऐसा सुनता हूं मैं। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।